नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे कानून के बारे में जो किसी किताब में लिखा ही नहीं गया पर फिर भी करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। जी हाँ, ये लोगों की आदतों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं रीति रिवाज की, यानी वो अलिखित नियम जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या कोई नियम बिना लिखे हुए भी कानून जितनी ही ताकत रख सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं, और यकीन मानिए ये काफी दिलचस्प होने वाला है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, हिंदू लॉ में रीति या कस्टम का मतलब सिर्फ कोई परंपरा नहीं है। इसे कहते हैं लोगों का जीवंत कानून। ये वो सामाजिक नियम और प्रथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी मजबूती से मानी गई कि आखिरकार उन्हें कानून का ही दर्जा मिल गया। मतलब ये वो कानून है जो किसी संसद में नहीं बल्कि सीधे समाज के बीच निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इसे लोगों का कानून क्यों कहा जाता है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, हिंदू कानून कोई एक अकेली किताब नहीं है। इसके कई स्रोत हैं, जैसे कि श्रुति जिन्हें दैवीय माना जाता है और स्मृति यानी वो ग्रंथ जिन्हें याद करके लिखा गया। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि शक्तिशाली स्रोत है, और वो है कस्टम यानी रीति रिवाज, लोगों की अपनी प्रथाएं। और यही बात है जो रीति रिवाज को इतना खास बनाती है। ये वो नियम नहीं थे जो किसी राजा या शासक ने ऊपर से थोपे हों। नहीं, ये वो प्रथाएं थीं जिन्हें लोगों ने, समुदायों ने अपनी मर्जी से अपनाया था। तो सही मायनों में ये जमीन से जुड़ा हुआ कानून था। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर रीति रिवाज इतना जरूरी क्यों हो गया? खासकर भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ तो थे ग्रंथों में लिखे हुए नियम जो काफी कठोर और स्थिर थे, और दूसरी तरफ थे रीति रिवाज जो समय और जगह के हिसाब से बदलते रहते थे, काफी फ्लेक्सिबल थे। तो आप समझिए कि जहां जहां लिखा हुआ कानून खामोश हो जाता था या लागू नहीं हो पाता था, वहां रीति रिवाजी लोगों की आवाज बनते थे। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, ये कई स्तरों पर काम करती थी। कुछ रीति रिवाज तो ऐसे थे जो लगभग पूरे भारत में माने जाते थे, कुछ सिर्फ एक खास इलाके में, कुछ एक छोटे से गांव में, और कुछ तो सिर्फ एक परिवार या एक जाति समूह तक ही सीमित थे। ऐसा लगता है जैसे हर किसी का अपना एक छोटा अलिखित संविधान। तो फिर सवाल ये है कि कोई भी आदत या प्रथा कानून कैसे बन जाती है? ऐसे ही नहीं। इसके लिए उसे 6 बहुत जरूरी कानूनी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इसे एक तरह की लीगल चेकलिस्ट समझ सकते हैं। जी हाँ, 1 या 2 नहीं, पूरे 6 टेस्ट। और अगर कोई प्रथा इनमें से एक में भी फेल हो जाती है तो कोई भी अदालत उसे कानून का दर्जा नहीं देगी। तो ये हैं वो 6 कसौटियां। वो प्राचीन होनी चाहिए, लगातार चली आ रही हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वो तर्क संगत हो, नैतिक हो और देश के कानून के खिलाफ ना हो। चलिए अब एक एक करके इन सभी को जरा गहराई से समझते हैं। पहला टेस्ट है एंटिक्विटी यानी प्राचीनता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रथा इतनी पुरानी होनी चाहिए कि आज जिंदा लोगों में से किसी को याद तक न हो कि ये शुरू कब और कैसे हुई थी। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि कोई भी नया चलन या फैशन गलती से कानून न बन जाए। दूसरा टेस्ट है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। मतलब उस प्रथा को लगातार बिना किसी बड़ी रुकावट के माना जाता रहा हो। हाँ, कभी कभार किसी ने नहीं माना तो चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर एक अटूट परंपरा दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 साल मानी फिर 100 साल भूल गए। तीसरा टेस्ट है सर्टेनिटी यानी निश्चितता। प्रथा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी अगर मगर या कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आखिर अदालत किसी ऐसी बात को कैसे लागू कर सकती है जिसका मतलब ही साफ ना हो? अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी टेस्ट, रीजनेबलनेस यानी तार्किकता। इसका मतलब है कि वो प्रथा न्याय, समानता और इंसानियत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि तार्किक क्या है ये खुद समय के साथ बदलता रहता है। और कानून भी यही कहता है, एक प्रथा को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक वह निष्पक्षता, न्याय और सही गलत की समझ के सिद्धांतों का उल्लंघन न करे। सीधे शब्दों में कहें तो परंपरा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे आज के न्याय के तराजू पर तो खरा उतरना ही पड़ेगा। पांचवां टेस्ट है नैतिकता और सार्वजनिक नीति का।
कोई भी प्रथा ऐसी नहीं हो सकती जो अनैतिक हो या समाज के लिए बड़े पैमाने पर हानिकारक हो। इसे आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि कोई भी खतरनाक प्रथा कानून का चोला न पहन ले। और अब आखिरी छठा टेस्ट, कोई भी रीति रिवाज देश के लिखे हुए कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर संसद ने कोई कानून पास कर दिया है, जिसे स्टैट्यूट कहते हैं, तो हर हाल में उस कानून को ही ऊपर माना जाएगा, रीति रिवाज को नहीं। तो इन सब बातों से ये सवाल उठता है कि आज के दौर में जब हमारे पास इतने सारे लिखे हुए कानून हैं, तब इन रीति रिवाजों की जगह क्या है? तो देखिए, आज की स्थिति बिल्कुल साफ है। कानूनी हायरार्की में सबसे ऊपर है स्टैट्यूट, यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून। रीति रिवाज का नंबर उसके बाद आता है, और वो भी सिर्फ उन मामलों में जहां कानून खुद इसकी इजाजत देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रीति रिवाज अब खत्म हो गए हैं। असल में आज भी हमारे कई मॉडर्न कानूनों में खास सेविंग क्लॉजेज होते हैं। ये क्लॉज एक तरह से उन पुराने मान्य प्रथाओं को बचाने का काम करते हैं जिन्हें कानून खत्म नहीं करना चाहता। और इसीलिए आज भी रीति रिवाज हिंदू कानून का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना हुआ है। ये इस बात को पक्का करता है कि हमारा कानून सिर्फ मोटी मोटी किताबों की चीज बनकर न रह जाए, बल्कि वो लोगों की असल जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा रहे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि कोई भी लीगल सिस्टम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान भी करे और साथ ही आज के मॉडर्न वैल्यूज यानी आधुनिक मूल्यों को भी बनाए रखे। ये बैलेंस कैसे बनेगा? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।